सर अब क्लास का टाइम चेंज हो गया, यही टाइम होगा अब से? नहीं नहीं, कहते तो कर लेते हैं, अदरवाइज वही टाइम है 8:30 बजे वाला। आज के लिए मैंने कहा था कि यार 9 बजे कर लेते हैं। ये आपको बुक नजर आ रही है, ये अभी चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, फॉसिल फ्यूल स्टीम जनरेटर्स। पिछला चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है, कोई इशू वगैरह है तो हम लोग उसको ना एक ट्यूटोरियल सेशन रख के उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई कंसेप्चुअल चीज है या कोई इवन स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको फील होती है। अच्छा, स्टीम जनरेटर्स बेसिकली पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट्स में, तो उनका जो वन ऑफ द जो मेन कंपोनेंट होता है, हम तो आमतौर पे जो पावर प्लांट्स के जो है वो 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं मेन, जो पावर साइकिल्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास पंप हैं, फीड वाटर पंप आता है, फिर बॉयलर आता है, फिर हमारे पास टरबाइन आती है, और फिर उसके बाद हमारे पास कंडेंसर आता है। तो स्ट्रीम जनरेटर जो है वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, जिसमें बेसिकली आप जब वो हीट एडिशन कर रहे हैं, और इवन पिछले हमारा जो चैप्टर में हम मेनली हमने इसी के ऊपर हमने किया था कि किस तरह जो है वो स्टीम जनरेटर में हम लोग अपनी रिवर्सिबिलिटीज को कम करके अपने ओवरऑल साइकिल की एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं। स्टीम जनरेटर में का मकसद क्या है? अब हम स्टीम जनरेटर को हम सप्लाई करते हैं फ्यूल, उस फ्यूल को बर्न करते हैं। बर्न करने से क्या होता है कि जो वो फ्यूल और एयर जो मिक्सचर होता है, जो बर्न होने के बाद जो हमारे पास CO2 होती है, या हमारे पास इसी तरह H2O है, या इवन इसी तरह अगर नाइट्रोजन, इट डिपेंड्स कि नाइट्रोजन जो है वो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडाइज होती है या नहीं होती है। हम चाहते तो नहीं है कि ऑक्सीडाइज हो, एनवायरनमेंट हैजर्डस है। उसके अलावा अगर उसमें कुछ सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बनी, तो डिफरेंट जो भी हमारे पास ये कंपोजिशन होती है फ्लू गैसेस जिनको बोलते हैं, तो वो उनका अपना हाई टेम्परेचर होता है। तो पहले यानी कि कंबशन हुई, कंबशन के बाद जो कंबशन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाईली टेम्परेचर के ऊपर हैं, फिर उनसे जो है हम हीट हमने ट्रांसफर करवानी होती है वाटर को, और जिससे जो ताकि जो है वो स्टीम प्रोड्यूस और उस स्टीम को फिर हम टरबाइन में एक्सपैंड करते हैं। तो ये जो बॉयलर है जिसके अंदर आपने बर्निंग करनी है, यानी कि उसके अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। सप्लाई करने के बाद उसकी बर्निंग है, बर्निंग रेट कंट्रोल करना है, और प्लस क्या है कि बर्निंग के बाद फ्लू गैसेस के जो हाई टेम्परेचर को उससे हीट ट्रांसफर करवानी है, बेटर से बेटर हीट ट्रांसफर हो आपके जो है अंदर स्टीम प्रोडक्शन के लिए वाटर के साथ। तो ये जब हम फ्यूल जब हम सप्लाई करते हैं, जस्ट हमें उस फ्यूल का हमें पता होता है, उस फ्यूल के अंदर जो उसकी आपको कैलोरीफिक वैल्यू का आइडिया होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू वर्ड आमतौर पर यूज करते हैं कि उसकी कितनी है। तो ये वो वैल्यू होती है जितना वो लेट्स अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 ग्राम या 1 kg जो भी है, मैं अगर वो बर्न करता हूँ फ्यूल, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है वो हीट या एनर्जी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट वो रिलीज करेगा। तो वहां से मैं पता होता है कि इतना फ्यूल सप्लाई करूं तो टोटल इतनी हीट वो रिलीज हो रही है। तो हमारा जनरेटर का मकसद ये होता है कि जितनी हीट रिलीज हो रही है उससे मैक्सिमम हीट जो है वो आपकी स्टीम को मिले, और ताकि वो स्टीम प्रोड्यूस हो। और जो उसमें से अगर उसको एग्जैक्टली सारी की सारी नहीं मिलती, तो उसमें से जो बाकी होती है वो फिर आपके पास जो स्टैक में जो गैसेस निकल रही हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अपने साथ वो हीट को लेके जा रही थी। कल हमने बात की थी कि कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है आपके पास कि देयर इज सर्टेन रिक्वायरमेंट कि आप एम्बिएंट से कुछ हाई टेम्परेचर आप हमेशा फ्लू गैसेस का आप रखते हैं कि ताकि वो बेटरली जो आउटर एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर हो सके। लेकिन अदरवाइज जो है अगर आपके जो बॉयलर में अगर एफिशिएंटली कंबशन नहीं हो रही या कंबशन नहीं हो रही, तो फिर कुछ जो है वहां पे आपके पास इशू है। दूसरा ये है कि अगर लेस कंबशन हो भी गई है प्रॉपर, उसके बाद अगर हीट ट्रांसफर नहीं हुई तो उसकी वजह से भी गैसेस जो है वो एक्स्ट्रा जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब वो एग्जॉस्ट होंगे तो अपने साथ वो हीट लेके जा रही होंगी, जो कि बेसिकली वेस्ट होगा। तो ये बेसिकली और इसलिए स्टीम जनरेटर की अपनी स्पेसिफिक एफिशिएंसी होती है। अगर मैन्युफैक्चरर कोई भी जब हम डिजाइन करते हैं तो डिफरेंट डिजाइन उनके अपने प्रोज और कॉन्स है कि कितना एफिशिएंटली वो जो है हीट ट्रांसफर कराएगा। दूसरे इसमें एक और भी फैक्टर है कि आपके पास जो बॉयलर होता है इसके अंदर लेट्स सपोज हम फ्यूल की उसकी बात करें वाटर की, अब वाटर हाईली प्रेशराइज्ड होता है, तो इसके अंदर जो भी हम हाई टेम्परेचर और हाईली प्रेशर
बेसिकली होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास फिर जो है वो मैकेनिकल इंटीग्रिटी और मेटलर्जिकल इश्यूज भी आपके आते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हीट आप स्टीम जनरेटर डिज़ाइन है, अब सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। तो जब सुपर क्रिटिकल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे उसका जो प्रेशर है वो आम अराउंड जो है वो हमारे पास दैट कैन बी लाइक अप टू 240 बार तक हो सकता है। तो जब इतना हाईली प्रेशर को अगर उसके लिए अगर है जो मॉडर्न अगर हमारे पास जो सुपर क्रिटिकल जो स्टीम जनरेटर है, तो अगर उसने 240 बार अगर प्रेशर सस्टेन करना है तो डेफिनेटली फिर आप देख लें उसके लिए फिर कौन सा मटेरियल होगा और फिर उसकी कितनी थिकनेस होगी और उस हिसाब से वो डिज़ाइन होगा ताकि इसने जो प्रेशर को सस्टेन कर सके। और डेफिनेटली सारा टेम्परेचर भी अच्छा खासा हायर होगा तो थर्मल स्ट्रेसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसी तरह इवन जो है दूसरी कैटेगरी आमतौर पे जो मोस्टली आपको मिलेगी ये सब क्रिटिकल जो है स्टीम जनरेटर्स हैं। सब क्रिटिकल में मतलब ये है कि आप जब उसको जब आप उसको प्रेशराइज करते हैं तो आप उसको जो क्रिटिकल प्रेशर से लोअर प्रेशर पे होता है तो फिर उसके अंदर फिर क्या होता है उसमें एक पूरा बॉइलिंग आती है, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन कह लें, ये बॉइलिंग एंथैल्पी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उस सिनेरियो में जो प्रेशर आमतौर पे आपके पास होता है वो 100, 140, 180 बार यानी कि 150 बार के आसपास आमतौर पे जो है हमारे पास मॉडर्न जो हमारे पास स्टीम जनरेटर में होता है। अच्छा, ये जो स्पेशली मैं बात अभी कर रहा था ये बात करता कि हमारे पास जो वो स्टीम जनरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अच्छा, अगर वैसे तो स्टीम जनरेटर का यूज़ जो है वो उसको हम दो कैटेगरी में करते हैं। एक कुछ होते हैं जो हमारे पास इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, उनको स्पेसिफिकली हम जो है वो इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं या जिस तरह हम अपने पास जो IPPs की कल हम बात करते हैं, IPPs हमारे पास हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की पावर प्लांट्स जो है वो बेसिकली उनको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी जो स्टीम जनरेटर्स हैं और दूसरे आपके पास इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर्स हैं। यूटिलिटी स्टीम जनरेटर्स में आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जितना एफिशिएंटली आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेंगे उसके लिए हायर से हायर प्रेशर और हायर से हायर डेफिनेटली हायर प्रेशर रिक्वायरमेंट है हायर टेम्परेचर हीट एडिशन के लिए, तो उस पर्सपेक्टिव से डिजाइन है। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर्स में अब यहाँ पे फिर रिक्वायरमेंट की बात आती है। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर्स आमतौर पे स्मॉल साइजेस के होते हैं, फिर जो आपको प्रेशर्स और जो टेम्परेचर्स आपको चाहिए हों उसी हिसाब से ये डिफरेंट प्रेशर्स टेम्परेचर्स के ये डिज़ाइन होते हैं। और इनका सोर्स भी डिफरेंट हो सकता है। इनमें आमतौर पर ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर ही कहीं पे कोई हीट वेस्ट हो रही है और उसी हीट को ही रिकवर करके उस स्टीम प्रोड्यूस करनी हो तो यहाँ पे माइट बी पॉसिबल कि इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर आपका सिंपली जो है वो किसी वेस्ट हीट जो है उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा हो। लेकिन यूटिलिटी जो है इसमें भी डिफरेंट फ्यूल्स यूज होते हैं, कोल बेस्ड भी हैं, ऑयल बेस्ड भी हैं, आजकल इसी तरह जो है मोस्टली जो है क्या वो गैस बेस्ड हैं। तो डिफरेंट फ्यूल के लिए जो है वो बेसिकली इसके अलावा इवन आपके पास जैसे कल बात हम करते हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स भी हैं जिसमें गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट के ऊपर भी आप जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अभी हम आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर्स मेनली बेसिकली डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स हैं एंड डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिफरेंट वो क्लासिफिकेशन की हुई है। अच्छा, आई मीन कुछ जो है वो ट्यूब्स के अंदर क्या है और शेल्फ के अंदर उस पे है, कुछ सर्कुलेशन बेस के ऊपर किए हुए हैं, कुछ प्रेशर बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। तो इस तरह फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स, कंट्रोल्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स, जो ये बेसिकली फोर्स्ड कह लें या कंट्रोल्ड सर्कुलेशन बॉयलर का इसमें पंप्स वगैरह यूज करते हैं। वंस थ्रू फ्लो हो गया, वंस थ्रू फ्लो मतलब यह है कि इसमें कहीं पे जो है आपके पास जो स्टीम जनरेटर है उसमें दरमियान में कहीं पे आपके पास स्टीम गैदरिंग के लिए कहीं पे कोई ड्रम नहीं यूज करेंगे, थ्रू आउट एक तरफ से आपके पास वाटर आ रहा है
तो पहले सेंसिबल हीटिंग होती है उसकी सैचुरेटेड वेपर तक, फिर आगे थ्रू इसी तरह के ट्यूब में उसकी फिर जो है आगे जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड से वेपर तक कन्वर्जन होता है और आगे फिर आगे मजीद हीटअप होके सीधा जो आपके पास वही डिफरेंट यूज में से फिर आगे जाके वो सुपरहीटर होता है, जिसमें ड्रम्स वगैरह यूज नहीं होते। इस तरह सब क्रिटिकल आपके पास प्रेशर के ऊपर है, प्रेशर बेस पे हम देखें, और इसी तरह सुपर क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर। ये डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर्स हैं। फायर ट्यूब बॉयलर ये यूजुअली जो है पुराने जो बॉयलर्स है आमतौर पे मोस्टली आपको जो है, और ये वो अब फायर ट्यूब बॉयलर्स है, ये बहुत पुराना एक जो है ये है कंसेप्ट है। इसमें अभी भी अगर आपको मिलेंगे तो ये अभी इस टाइम आप अगर आप मिलेंगे तो आपको इंडस्ट्री माइट भी आपको ये इंडस्ट्री में आपको मिले, लेकिन अभी मोस्टली अभी जो हमारे पास यूटिलिटी है, यूटिलिटी बेस्ड हमारे पास है वो वाटर ट्यूब बॉयलर, ट्यूब्स के अंदर वाटर है। उसकी भी अपनी एक खास वजह है कि क्योंकि अगर फायर ट्यूब बॉयलर इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी समझ भी आएगी। हमारे पास एक शेल है। अब इसका जो पुराना फायर ट्यूब बॉयलर की जो पुरानी स्पेशल फॉर्म थी वो थी शेल ट्यूब बॉयलर था। शेल टाइप बॉयलर boil is a closed, usually cylindrical vessel or shell that contains water. A portion of shell, such as its underside, is simply exposed to heat, such as gases from an externally fired flame. अब ये सिंपल शेल टाइप था शुरू में, जो इनिशियली जो यूज किया जाता था हिस्टोरिकली, और उसमें यह था कि ये हाफ सेक्शन में आपने ट्यूब लगाए, ठीक है, और आपने जो है सॉरी जो सिंपल शेल टाइप था, शेल में ये था कि आपके शेल के अंदर आपने आपका वाटर है और सिंपली आप एक्सटर्नली आप इसको जो है वो इसको हीटअप करते हैं और उस हीटअप करके आप अंदर वाटर जो है उससे बेसिकली आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सटर्नली आप ये कर रहे हैं, ठीक है। और हाफ सेक्शन में आपने जो वो बेसिकली आपने किया। फिर इसको बाद में रिप्लेस किया गया था फायर ट्यूब बॉयलर के साथ। फायर ट्यूब बॉयलर में ये किया गया था कि रादर देन आप इस तरह करें, बल्कि ये काम करें कि ये जो वाटर है उसके साथ इसका कांटेक्ट बढ़ाने के लिए अंदर ट्यूब इंसर्ट कर दें, और इन ट्यूब्स के अंदर से फिर आप क्या करें, आप जो है बर्निंग करके वो जो बर्निंग की जो फ्लू गैसेस है उनको ट्यूब्स के अंदर से गुजारें, और वो ट्यूब्स जो है वो बेसिकली वाटर के अंदर इंसर्ट हुई। यहाँ पे ये शेल के अंदर सारा वाटर है और ये ट्यूब्स अंदर इंसर्ट है, ये लगी हैं, और इन ट्यूब्स के अंदर से फ्लू गैसेस गुजरेंगे। तो उससे ये होगा कि ये आपके थ्रू हर एक ट्यूब्स का जगह पे कंटेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इससे जो है ये अराउंड आपकी जो 70% तक एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली इसकी एफिशिएंसी इसकी एनहांस की गई। अच्छा, उसमें फिर फायर ट्यूब्स जो है उनकी डिफरेंट प्लेसमेंट थी, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जब वो फायर जो है वो ट्यूब्स इंस्टॉल की। इसमें आगे मजीद फायर ट्यूब बॉयलर में आपके पास दो टाइप्स हैं, इसमें फायर बॉक्स है और स्कॉच मरीन बॉयलर है। अच्छा, in the firebox boiler, furnace of firebox is located within the shell. ये partially भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं कि totally exactly ये हो, ठीक है। Together with the fire tubes के साथ at least partially जरूर होगा, ये नहीं है कि बाहर within जरूर होगा, might भी अगर होल नहीं है तो at least partially जरूर होगा बाहर। तो ये बॉक्स है फायर बॉक्स जिसमें बेसिकली कंबशन हो रही है, फिर उससे फ्लू गैसेस आगे जो उसी शेल के अंदर ही फिर वो ये है जो एटलीस्ट पार्शली है, और इसके अंदर जो है वो कंबशन हो रही है, और इसके इर्द गिर्द भी वाटर होता है, वाटर कूल इसको भी किया जाता है बॉक्स को, और फिर यहाँ से अंदर से इसकी जो गैसेस हैं वो आपकी जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब के अंदर से पास होती हैं, तो फिर ट्यूब्स के थ्रू फिर जो है वो बेसिकली हीट ट्रांसफर एक्सटर्नल जो शेल है उसमें वाटर को ट्रांसफर हो रही होती है। स्कॉच मीन बॉयलर में कंबशन टेक्स प्लेस विद इन वन और मोर, यहाँ पे सिलिंड्रिकल चैम्बर्स यूज किया जाता है रेदर देन बॉक्स, इसमें that is usually situated inside and near the bottom of the main shell. The gases leave these chambers at the rear reverse direction and return to the fire tubes, so that front and tubes to the front and out through the stack. Scotch mean boilers are usually specified with liquid or gasful. अच्छा, अब इसमें आपके पास इन दोनों में मकसद ये है कि आपके पास एक में फायर पार्क्स यूज हो रहा है, एक में डिफरेंट सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं, जिसमें दोनों में आपके पास जो है वो कंबशन होती है। कंबशन के बाद आपके पास जो ये जो फायर ट्यूब्स होती हैं उनमें आपकी जो गैसेस जाती हैं,
अब जो गैसेज हैं, अब इसमें यहाँ पे उसने शो नहीं किया हुआ, अब ये गैसेज मल्टीपल पास भी हो सकते हैं, ठीक है। यूजुअली स्कॉच मरीन इसका नाम ही इसलिए ये बेसिकली स्कॉच बार भी सिंपली इसको कहता है मरीन, आमतौर पर ये मरीन एप्लीकेशन में ये बेसिकली जो है मेनली ये यूज हुआ है। इसमें आपके पास क्या होता है कि मल्टीपल पास भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूब्स के मल्टीपल पास आपके शेल एंड ट्यूब एक्सट्रैक्शन होता है ना सिंपली, ये सिंपली उसी तरह आपके पास ट्यूब्स के मल्टीपल पास होते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास जो गैसेज आती हैं वो उन ट्यूब्स में से आपके पास मल्टीपल पास में से गुजर के फिर आगे जो चिमनी में या कहीं भी आपके पास वो बेसिकली एग्जिट होता है, वहां से वो एग्जिट हो जाती है। अच्छा, बिकॉज बॉइलिंग occurs in the same compartment where water is, fire tube boilers are limited to saturated steam production. Saturated steam production. They are primarily confined to relatively small capacity and low steam pressure. अच्छा, अब वही बात जो शुरू में कहने लगा था कि अब मोस्टली आपको जब यानी कि मॉडर्न जो है वो आपको वाटर ट्यूब बॉयलर आपको मिलेंगे, स्पेशली यूटिलिटी की बात करूं, वो यही बात है कि शेल और ट्यूब कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ना ये तो फायर ट्यूब अगर ट्यूब्स के अंदर फायर है यानी फ्यू गैसेस गुजर रही हैं और बाहर शेल के अंदर वाटर है, तो स्टीम प्रोडक्शन तो जो है वो बेसिकली शेल के अंदर होगी। तो शेल का तो डाया बहुत बड़ा है, तो जब स्टीम प्रोडक्शन होगी तो वहां पे आपके पास हाईली प्रेशराइज्ड होगा। एक तो पहले ही अगर लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे हीट अप हीट करें, तो आप क्या करें, फीड वाटर पंप के थ्रू आप उसमें बहुत ज्यादा उसको आप क्या करेंगे, प्रेशराइज करके भेजेंगे, लेट्स सपोज 100 बार 150 बार लेट्स करना। तो इस हाई प्रेशर को, और इवन अगर जब अंदर हीट अप भी होगा और बॉइलिंग भी होगी, उस बॉइलिंग के रिजल्ट में भी इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा कि हाई प्रेशर को बेसिकली आपका शेल सस्टेन नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसको सस्टेन करवाना है तो आपको बहुत ज्यादा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, वो डायमीटर बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है ये लिमिटेशन है इनके ऊपर मोस्टली जो है, यानी इसलिए है कि ये सैचुरेटेड स्टीम प्रोडक्शन तक और लोअर प्रेशर को जो बेसिकली हैंडल करते हैं। अच्छा, ये स्कॉच मरीन है, बेसिकली आपके पास बॉयलर या डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेंडर्स हैं जहाँ पे कम्बशन होती है, और ये आपके पास डिफरेंट ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स में से बेसिकली आपके पास फ्लू गैसेस गुजर रही हैं और आसपास इसके सारा जो ये वाटर है, तो ये शेल भी इसी तरह ये सिलेंडर भी वाटर कूल्ड होते हैं, और यहाँ भी ये बेसिकली ये आपके पास वाटर है जहाँ पे ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, वाटर ट्यूब बॉयलर्स forerunner of the modern steam generator was a water tube boiler developed by George Babcock and Stephen Wilcox in 1867. Called it the non-explosive water tube boiler, an allusion to disastrous boiler explosions that were frequent at the time. Exactly वही बात है कि फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर जो यही इशू था कि उनकी एक्सप्लोजन का इशू था, क्या स्टीम जो है वो शेल जो है वो उस हाई स्टीम प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते थे, तो उनके एक्सप्लोजन के इशू से, तो उसी वजह से जब वाटर ट्यूब बॉयलर, तो इसको वन ऑफ द नेम जो नॉन एक्सप्लोसिव वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहा जाता है। With higher steam pressures and capacities, fire tube boilers would need large diameter shells. With such large diameter, the shells would have to, ये आप इसको जरा वो देख लीजिए, कुछ वही जो हम बात करते हैं, ये सारी कुछ वो सिंपली एक्सप्लेन की है। अब वाटर ट्यूब बॉयलर में फिर आपके पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। द फर्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर वाज द स्ट्रेट ट्यूब बॉयलर। आपके पास स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, यहाँ पे ये आपके पास बेसिकली ये दिखाया गया है, इसको कर सकूं। जी, ये आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। जो आपके पास ये स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, ये आपके पास बेसिकली स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती है, ये आपके पास डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये बेसिकली आपके पास ये आपके पास ये ट्यूब्स होंगी। इसमें ना आपके पास फिर दो ये ट्यूब्स होती हैं और इसके बाद इनके साथ एक ये स्टीम ड्रम आपका अटैच होता है। तो ये यहाँ से जिस तरह आपको पहले बताया था कि होता ही है कि आपके पास इस तरह का आपके पास है, हम सिंपली बॉयलर की बात कर रहे हैं। तो बॉयलर का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल बॉयलर सेक्शन की बात करूँ, उसको छोड़ देना, सुपर हीटर को और उसको भी छोड़ दें, लीव आउट कर दें इकोनोमाइजर को। बॉयलर के अंदर आमतौर पे क्या होता है, अगर हम सब क्रिटिकल की तरफ हम जाएं, मैंने ये कहा था कि आपके पास आमतौर पे जो कंस्ट्रक्शन ये होती है कि हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर आपके पास जो है लेट्स सैचुरेटेड वाटर है, यानी पहले इकोनोमाइजर से होके आता है,
फिर आगे आपके पास सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड वाटर होता है वो आगे एक ड्रम में जाता है, ठीक है। अच्छा, उस ड्रम में जो है वो नीचे उस ड्रम के बॉटम पे, यानी कि उससे फिर वो सैचुरेटेड वाटर जो है वो ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स में जाता है, उन ट्यूब्स के ऊपर से फ्लू गैसेस गुजर रही होती हैं, तो वहां से उस सैचुरेटेड जो आपके पास जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, उन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, डेफिनेटली उससे क्या होता है कि वो आपके पास जो है वो फुली सारे का सारा एग्जैक्टली जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ वेपर्स में होता है, यानी कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल उसका जब वो इन हो रहा था तो वो किस तरह इन हो रहा था उस टाइम, उसमें टोटली सारे सारे सैचुरेटेड लिक्विड था, तो जब वो उसका एक पास हुआ, वो जब गुजरा है उस फ्लू गैसेस में से गुजरने के बाद, वो जब थ्रू एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद माइट बी 30, 40, 50, 60, 70% उसमें वो वेपर्स बन चुके हैं। तो अब वो बेसिकली वेपर और लिक्विड का मिक्सचर है, वो मिक्सचर फिर जब ड्रम में जाता है तो ड्रम में डेफिनेटली फिर क्या होगा, वेपर ऊपर हो जाता है, और वो जो सैचुरेटेड लिक्विड, यानी जो लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है। वो जो लिक्विड होता है बेसिकली सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का है, और जो वेपर है वो क्या, वो सैचुरेटेड वेपर वाली स्टेट है। वेपर और लिक्विड लगा दो, लिक्विड फिर मजीद इस तरह नीचे आता रहता है, तो मजीद इसी तरह इकोनोमाइजर से भी आर आपका लिक्विड आ रहा, तो ये बेसिकली इसी तरह आपका साइकिल चलता है। वो जो आपका जो ड्रम है, अब आपके पास ये दो तरह की आपके पास हो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन में जिस तरह आपके पास ये ट्यूब्स लगे हैं उसी डायरेक्शन में इसकी भी ये प्लेसमेंट है, या आपके पास ये क्रॉस भी हो सकता है, जिस तरह ये क्रॉस है यहाँ पे नजर आया, ये इनटू द पेज बेसिकली, ये बेसिकली आपके पास ये ड्रम है, ठीक है। मैं इसको जरा पढ़ देता हूँ। बाय द वे, ये आपने इसको ना वर्ड बाय वर्ड आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, कि बॉयलर की बेसिकली कुछ हिस्ट्री भी है, और इसी के ऊपर बिल्टअप करते हैं कि किस तरह बेसिकली ये डिफरेंट जो भी बॉयलर्स थे, फिर उसके बाद फिर किस तरह मॉडर्न बॉयलर आए हैं, और फिर इनके डिफरेंट किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, फिर इनकी किस तरह के इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, first water tube boiler was a straight first water tube boiler was a straight tube boiler in which straight tube, in which straight tubes 3 to 4 in outer dia 3 to 4 inch outer dia inclined at about 15 degree and staggered with 7 to 8 inch spacings connected to vertical headers. इनका आपस में डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, एक का साइज, फिर उनके कितने एंगल पे लगी हुई हैं, और फिर उनके दरमियान जो स्पेसिंग्स कितनी है, ठीक है। स्पेसिंग इसलिए दी गई ताकि दरमियान में से थ्रू सारे एरिया का एक्सपोज हो उसके लिए फ्लू गैसेस के लिए, लेकिन स्पेसिंग कम से कम दी जाती है और इतनी दी जाती है ताकि एक्सपोज हो। बहुत ज्यादा स्पेसिंग का मतलब यह है कि हमको बॉयलर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। One header was a down comer or down take which supplied nearly saturated water to the tube. Exactly. अब क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ, यहाँ आपके साथ मैं अगर शेयर करूँ, लेट्स सपोज फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको कैमरा शेयर करता हूँ आपको, हाँ जी, ये इस तरह है कि आपके पास ये एक आपके पास ऊपर, चलो मैं ड्रम इस तरह बना देता हूँ, ये ड्रम बना देता हूँ, ये मेरे पास ड्रम, ठीक है। अब ये ऊपर पड़ा होता है, नीचे यहाँ पे ये हमारे पास बॉयलर है, ये बॉयलर से बाहर पड़ा होता है, ठीक है। ये आप लोग नजर आ रहा होगा। अब ये मेरे पास बॉयलर है, उस बॉयलर के ऊपर ये हमारे पास ड्रम पड़ा हुआ, इसको स्टीम ड्रम हम कहते हैं। इसकी बैक साइड पे, यानी कि डाउन कमर होता है, डाउन कमर एक्सपोज नहीं हम लोग करते, हम क्या करते हैं इसके अंदर यहाँ पे ना ये जो स्टीम ड्रम है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो ये हमारे पास यहाँ पे ये लिक्विड है, ये नीचे जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिक्विड है, इससे ब्लू से करते हैं, ये हमारे पास लिक्विड है, ये सारा ये हमारे पास लिक्विड है।
और ये ऊपर हमारे पास वेपर है। ठीक, हमारे पास यहां से हमारे पास इस बॉयलर में ही दो सेक्शन होते हैं। ये सेक्शन के साथ हम बनाते हैं। ये हमारे पास एक इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर। ये हमारे पास बॉयलर वाला सेक्शन जिसमें हम बॉइलिंग करते हैं। ये हमारे पास सुपर हीटर है। हम बात अब इसकी कर रहे हैं, सिंपली इसकी कर रहे हैं, ये बॉयलर वाला सेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि यहां से इकोनोमाइजर से होके जाता है, इसमें एंट्री होती है ऊपर से लगभग यहाँ से इसमें चला गया, जो कि इकोनोमाइजर से क्या आ रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड वो आपके पास आ रहा है। अब इसमें जो सैचुरेटेड लिक्विड ड्रम से निकलता है, तो वो हमारे पास इस ड्रम से निकलने के बाद यहाँ से नीचे यहाँ पे एक हेडर, एक बेसिकली हमारे पास एक मेन यहाँ पे ना एक वो होता है, अब क्या लेके यहाँ से आउट होता है। आउट होने के बाद वो जो आउट हो रहा है वो इसके बैक साइड से आ रहा है, वो इसके अंदर नहीं आ रहा, वो इसकी बैक साइड से आ रहा है और वो बाहर की तरफ होता है। यानी कि वो आपका जो है बॉयलर के अंदर से नहीं होता, बल्कि वो हम क्या करते हैं, आउटलेट दे के उसको देते हैं। तो बॉयलर के अंदर जो हम इन करते हैं ना, वो हम यहाँ नीचे से एक हेडर बना होता है, इस हेडर में हम उसको इन करवाते हैं। इन करवाने के बाद यहां से फिर हम लोग ट्यूब्स देते हैं ऊपर, ये ट्यूब्स इस तरह। ये ट्यूब्स वो हैं जो कि बॉयलर के अंदर बेसिकली इस हेडर से ट्यूब्स निकल के वो फिर बॉयलर के अंदर जा रही हैं, जहां पे ये बेसिकली गैसेस इनपुट पर जाए, जहां पे ये बेसिकली वो एक्सपोज हो रही है। अंडरस्टैंड करना मेरी बात को। अब होता क्या है कि हेडर यहां से नीचे आ रहा लिक्विड, जो कि बाहर से आ रहा है, जो कि एक्सपोज नहीं हो रहा, वो लिक्विड यहां से आया। आने के बाद अब इसमें से जब इसमें लिक्विड आ रहा है, अब यहां से आएगा इधर, जब यहां से ऊपर इधर आएगा, इसमें वो ये सारा फिल हो जाएगा। लेट्स सपोज ये फॉर ये समझे कि ये अभी ऑपरेट नहीं कर रहा, तो जब यहां से आएगा तो डेफिनेटली वो यहां भी हो जाएगा, क्लोज लूप ही आप समझे। तो यहां से जब जाता है तो यहां पे दोबारा ये इन सब से कलेक्ट होके ना, ये कलेक्ट होने के बाद फिर ये इसके ऊपर से फिर ये यहाँ पे ये इसको सप्लाई कर देते हैं। अब ये जब हम इसको ऑन करते हैं बॉयलर को, जब आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर का जो वाटर है ये एक्सपोज होगा, हीट का एक्सपोज होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये ऑलरेडी जो सैचुरेटेड लिक्विड था, तो ये क्या होगा, इसका वेपर में कन्वर्ट होने शुरू हो गया। जब वेपर में कन्वर्ट होने शुरू हो गया तो इसके अंदर मिक्सचर है, कुछ वेपर है और कुछ लिक्विड है। उस मिक्सचर की डेंसिटी जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड से डेंसिटी डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, तो बाहर जो आ रहा, जो नीचे की तरफ आ रहा है, जो बाहर है उसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, तो वो नीचे की तरफ आएगा और ये फिर क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपके पास क्या वो एक लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास बाहर से ये एक्सपोज नहीं हो रहा, ये सैचुरेटेड लिक्विड ही है, तो यहाँ जो डेंसिटी वो सैचुरेटेड लिक्विड वाली है। अंदर अब आपके पास जो मिक्सचर है जिसमें वेपर भी अब आ चुका है, तो मिक्सचर जो वेपर और प्लस सैचुरेटेड लिक्विड है, उस मिक्सचर की डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, बाहर प्रेशर इस तरफ से वो नीचे आना ज्यादा है, ऊपर जाने से तो क्या होगा, ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बेसिकली आपके पास है वो फिर एक पूरा लूप चलेगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वो ऊपर जाता है। ये जब मिक्सचर स्टीम ड्रम में जाएगा तो फिर यहाँ पे स्टीम ड्रम के अंदर फिर क्या होता है कि लिक्विड आपके नीचे बैठता है, वेपर आपके ऊपर आता है। फिर यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम आगे सप्लाई करते हैं सुपर हीटर के अंदर वेपर्स को, यहाँ पे ओनली वेपर्स जाता है। ये चीज, ये बात इस बात की समझ आई है? यस सर। ठीक है, गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? एक मिनट सर, ये जो ब्लू है सर अपवर्ड पाइप है सर। यार बात सुनो, मैंने तो ये तो नजर ही नहीं आ रहा, तुम समझ कैसे लिए? अब देखो, अब ये है अच्छा, सर ये जा रहा है सर, एक अपवर्ड जा रहा है सर इसमें। हाँ वही बताना चाह रहा था। ये नीचे जा रहा है ना, ये जो नीचे एक हेडर है, ठीक है, इस ड्रम ऊपर स्टीम ये जो ना, ये बॉयलर के ऊपर पड़ा होता है ड्रम, ये कोई हीट का एक्सपोज नहीं, हीट सिर्फ इस बॉक्स के अंदर है। ये जो बॉक्स नहीं मैंने बनाया, इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हीट है, फ्लू का।
यहाँ से एक पाइप निकल के वो बॉयलर के बाहर से इस बॉयलर के नीचे एक हेडर है, उसमें आपको फ्लो देता है दिया। इस फ्लो से डिफरेंट ट्यूब्स फिर निकल रही है जो कि बॉयलर के अंदर से जा रही है, जो कि हीट को एक्सपोज हो रही है। तो जो ये ट्यूब्स अंदर से जा रही है ना, इन ट्यूब्स में फिर क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे गैसेस गुजरेंगी, वो हीट अप करेंगे सैचुरेटेड लिक्विड को, तो मजीद फिर वो क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, वो यानी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो बॉइलिंग वाले जो मिक्सचर जो यहाँ पे है, जिसके अंदर लिक्विड भी होगा और वेपर भी होंगे, ये फिर क्या है, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जो बाहर से आ रहा है, जो सैचुरेटेड लिक्विड आ रहा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। उससे क्या होगा, फिर आपके पास ये लूप चलना शुरू होगा, यहाँ डेंसिटी कम है, ऊपर की तरफ वहाँ डेंसिटी है वो आना शुरू होगा, इस तरह वो रिप्लेस करना शुरू होगा, तो ये ऊपर जाना शुरू होगा, ये ऊपर जाएंगे। इसी डेंसिटी डिफरेंस की बेस के ऊपर आपके पास ये सारा ऊपर दोबारा आप इसको कलेक्ट करके फिर आप इसको जो वो स्टीम ड्रम में आप इसको इन करते हैं। स्टीम ड्रम में जब जाएगा ये इस तरह ये लूप चलेगा, तो स्टीम ड्रम में जब जाता है तो वहां पर लिक्विड वेपर मिक्सचर इन होता है, लिक्विड नीचे होगा, वेपर ऊपर की तरफ उठेगा, वेपर ऊपर से कलेक्ट करके आगे सुपरहीटर में भेज देते हैं। क्लियर है? इकोनोमाइजर में सर क्या इसमें कौन सा होता है, इसमें सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर दोनों? अच्छा, इकोनोमाइजर हम उस सेक्शन को कहते हैं जिस सेक्शन में हम सेंसिबल हीटिंग करते हैं। आपके पास जब इन होता है यानी पंप से जब आउट होता है आपके पास जो फीड वाटर है, तो वो उस टाइम सब कूल्ड होता है, ठीक है, वो अभी सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे नहीं पहुंचा, तो सब कूल्ड पॉइंट से लेके सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक सिंपली हम हीटिंग करते हैं। अंडरस्टैंड करना है? यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज 100 बार के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं वाटर को, 100 बार के ऊपर मुझे वैल्यू याद नहीं है, सपोज करें 100 बार के ऊपर लेट्स सपोज बॉइलिंग उसकी फॉर एग्जांपल होती है 450 सेंटीग्रेड पे, तो माइट भी आपके पास वो क्या होगा, वो आपके पास काफी लेस टेंपरेचर होगा, माइट भी यहाँ पे बॉइलिंग तो सॉरी 450 में कह रहे हैं आप, कह रहे हैं लेट्स सपोज आपके पास बॉइलिंग फॉर एग्जांपल होती है 250 पे होती है, सपोज करते हैं, यानी कि 100 बार पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, 250 सेंटीग्रेड पे आपका बॉइलिंग है, तो जब पंप से निकल होगा तो माइट भी उसका 50 या 60 टेम्परेचर होगा, तो वो जो बीच में आपने जो हीट अप करते हैं हम लोग सेंसिबल हीटिंग जो करते हैं वो हमारे पास करने वाला है। जब मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये आता है, ये डोम है ना, तो इस डोम के अंदर मेरे पास जो इकोनोमाइजर है, ये तो मेरे पास पंप है ना, तो ये मेरे पास इकोनोमाइजर है, ये तो ये 1 से 2 ये मेरे पास इकोनोमाइजर है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये मेरे पास बॉयलर है, और ये मेरे पास सुपर हीटर है। यस सर, क्लियर। एज अ होल हम इसको फिर एज अ होल हम इसको स्टीम जनरेटर हम कहते हैं, ओवरऑल स्टीम से डिजाइन करते हैं। क्लियर है सर? ये नीचे क्या बनाया हुआ है सर? ये कौन सा थोड़ा सा बताइएगा एंड पे है, तो ये ग्राउंड का ये इधर अच्छा ये वाला हाँ जी, इसमें ना ये जो ब्लैक आ रहा है ऊपर नीचे ये डाउन कमर है, और ये जो अंदर ट्यूब जा रहा है ये राइजर है, ये ब्लू कलर की राइजर है, ये ट्यूब्स है, ये राइजर वो है जो कि अंदर एक्सपोज हो रहा है, जो कि अपने बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होगी ये राइजर है, और ये जो आपके पास ब्लैक है ये आपका डाउन कमर है जो कि बाहर से आपके पास आ रहा है। अगर आप रियल पावर प्लांट देखना अगर चांस मिले तो आपको डाउन कमर आपको बाहर से नजर आएगा, समझाए बात? डाउन कमर में तो हम हीट नहीं देना चाहते, हम यही चाहते हैं कि एक साइड पे हीट नहीं हो रही, वो उसका टेम्परेचर कम है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां से तक वो नीचे आए। दूसरी तरफ से क्या है, हीटर उसने उसको आपने बॉइलिंग करना है तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी, वहां पे डेंसिटी कम होगी, तो बेसिकली फिर क्या होगा, यहाँ से नीचे आ रहा है उधर से जा रहा है, तो ये बेसिकली इस तरह लूप स्टार्ट होगा। तो ये डाउन कमर है जो ब्लैक यहाँ पे शो किया हुआ है, वहां से नीचे आ रहा है आपके पास, दूसरी तरफ आपके पास राइजर है जहाँ से वो बेसिकली हीट अप होकर ऊपर जा रहा है। क्लियर है? यस सर। अच्छा दोबारा बुक पे आ जाए। अच्छा ये वो भी हम कॉन्फ़िगरेशंस की हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास इसी तरह जो है क्रॉस ड्रम भी हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्रम प्लेसमेंट है, ये क्रॉस ड्रम प्लेसमेंट अभी जो नीचे डायग्राम आपको दिखाई थी कि एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में ट्यूब्स हैं उसी डायरेक्शन में ड्रम है, ये उसके क्रॉस बेसिकली है। दिस ड्रम रिसीव द फीड वाटर फ्रॉम द लास्ट फीड वाटर हीटर
Reverter and supplied saturated steam to the separator through a steam separator within the drum which separated steam from. अच्छा, अब एक और बात है, अब इट डिपेंड्स, अब ये डिपेंड करता है भाई। मैं मेरे माइंड में जो चीज आ रही है, मेरे माइंड में आ रहा है मॉडर्न जो है, ठीक है। मॉडर्न में तो आमतौर पर ये होता है कि अलग इकोनोमाइजर आपका लगा हुआ है और उसके बाद फिर जाता है। अब ये इसमें ये कह रहा है कि these drums, ये यहाँ पे उन ड्रम्स की बात कर जिस यहाँ पे जिस ड्रम को बता रहा हूँ ना, तो ये क्या करता है, ये इकोनोमाइजर का सेक्शन ही है, सीधा डायरेक्टली ड्रम में भेजता है। ड्रम से फिर नीचे जब जाएगा वो डाउन कमर से फिर जब ऊपर जाएगा, तो उस सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे इकोनोमाइजर नहीं यूज करूँ, डायरेक्टली मैं सप्लाई करूँ, तो सिनेरियो में मेरे पास क्या होगा, फीड वाटर से जब भी निकल रहा होता है तो आमतौर पर वो एक्जेक्टली सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट नहीं होता, उससे नीचे होगा। तो फिर उसमें क्या हो रहा है, इंट्यूज में कुछ पोर्शन में आपके पास जो है वो सेंसिबल हीटिंग होगी, फिर आगे जाके इन्हीं के अंदर फिर वो बॉइलिंग भी स्टार्ट होगी, तो इसी के अंदर ही वो दोनों पोर्शन वो ऐड अप कर रहे हैं। लेकिन आपके पास मॉडर्न जो मिलेंगे उनमें आपको इकोनोमाइजर ट्रॉली आपको अलग मिलेगा, ठीक है, पूरा अलग एक बंडल ऑफ ट्यूब्स हो गए जो कि वो इकोनोमाइजर कैटेगरी करते हैं। फिर उनमें से गुजरने के बाद फिर आगे वो आपके पास स्टीम ड्रम में आपके पास जा रहा होता है, फिर वहां पे इसी तरह जो है वो बॉइलिंग होती है, फिर उसमें आपके पास सेपरेट किया जाता है वेपर्स को, लिक्विड को, और लिक्विड इसी तरह नीचे सर्कुलेट करता रहता है और वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, वेपर ऊपर इकट्ठे करके फिर आगे पूरे सेक्शन सेपरेटर को होता है। A single longitudinal drum usually 4 feet। अच्छा, इससे ऊपर ये एक और चीज, these drums receive the fluid to a steam drum within the drum which separates steam from the bubbling water। वही बात है कि वही वाटर, ये जो ड्रम है steam separator, these drums receive the feed water from the large feed water heater and supplied saturated steam to the separator through a steam separator within the drum which separated steam from the bubbling water. The lower end of the downcomer was connected to a mud drum which collected sediments from the circulator। अच्छा, अब इसमें ना ये आपको बता रहे थे वेपर, अब कि जब आपके पास ये मिक्सचर आ रहा होता है ना, इस मिक्सचर में जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स के अंदर फिर स्टिल ड्रॉपलेट्स होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे आप इसको फिल्टर आउट करते हैं, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास बने होते हैं, आपके पास फिल्टर है, आपके पास लेट्स सपोज इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल टाइप भी आपको होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी होते हैं। लेट्स सपोज हम सेंट्रीफ्यूग अगर हम करें, अगर हम उसको रोटेट करवाते हैं, जो हमारे पास मिक्सचर आ रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, वेपर्स जो है वो हमारे पास वेपर्स की डेंसिटी डिफरेंट है, उनकी जो डेंसिटी लिक्विड्स की डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उसकी बेस के ऊपर जब रोटेट करवाएंगे तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की बेस के ऊपर भी हम उनको अलग कर सकते हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि सेपरेटर में हमारे पास क्या वो प्योर हमारे पास वेपर्स आके जाए। A single longitudinal drum usually 4 feet in diameter can look, ये अब जरा इसको ना ये जरा पढ़ लीजिएगा वो, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इसमें ना, ये खैर है तो सही, कोई आपके साथ वो कोई कलर्ड पिक्चर्स को शेयर कर सकूं आपके साथ, सर्कुलेशन है किसी मॉडर्न ना, कोशिश करूंगा कोई मॉडर्न जो है आपके पास। ये तो वही स्टीम ड्रम जो भी डिफरेंट किस तरह वेपर्स वगैरह उसको हम अलग करते हैं। इसकी जो डायग्राम है, फिगर्स हैं, ये हैं बड़ी लार्जली स्कैन कॉपी। चलिए मैं कोशिश करूंगा ना नेक्स्ट टाइम या किस टाइम मैं ना आपके साथ कुछ शेयर कर दूं इसकी अच्छी सी कोई डायग्राम हो जिसमें ये थोड़ा सा विजुलाइज करने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा यार, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यही वाला डेट वाटर ट्यूब बॉयलर का अगली इसकी डेवलपमेंट, और फिर इसके अलावा जो है इसकी रिसेंट इसकी जो डेवलपमेंट है, ये अभी इसमें ये देखें ना, यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा था जिस तरह ये स्टीम ड्रम है, यहाँ से आपके पास आया वाटर, आपके पास मैं आपको बता रहा था लिक्विड आया, तो ये कह रहा है कि वाटर से आ रहा है आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज तो यहाँ से ये जो वाटर है ये आपके पास जो डाउन कमर यहाँ पे ये शो किया, ये डाउन कमर क्या होता है, ये बिल्कुल उसके बाहर से आके आ रहा होता है, जो आपके बॉयलर के बाहर से ये नीचे हेडर में आता है, हेडर से फिर ट्यूब निकलती है जो कि उस बॉयलर के अंदर से जाती हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास एक्सपोज होती हैं।
तो यहाँ पे आपको डेंसिटी कम होती है या डेंसिटी ज्यादा है, उसी डिफरेंस की बेस के ऊपर यानी कि ये नेचुरल बेसिकली ये सर्कुलेशन है। आपको बताया था ना जिस तरह स्टार्ट में जो डिफरेंट टाइप्स थी, नेचुरल सर्कुलेशन बेस भी थे और जो कंट्रोल्ड सर्कुलेशन बेस थे। ये नेचुरल सर्कुलेशन है जो कि डेंसिटी डिफरेंस की बेस के ऊपर, यहाँ कहीं पंप नहीं लगाया हुआ उस फ्लो को यहाँ पे इस तरह जो है वो मूव कराने के लिए, ये सिंपल डेंसिटी डिफरेंस नेचुरल सर्कुलेशन बेस के ऊपर इसकी फ्लो हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउन कमर है, इसी तरह ये हमारे पास राइजर्स की ट्यूब्स हैं जिसमें हमारे पास जो मिक्सचर ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे जो मिक्सचर जब जाता है तो इसमें फिर नीचे डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास लिक्विड नीचे रहेगा, वेपर ऊपर उठेगा। ये वेपर फिर यहाँ पे हम सेपरेटर लगाए होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से कोई भी लिक्विड ऊपर ना जाए, और यहाँ से फिर वेपर जो आगे सप्लाई कर देते हैं। ये वेपर जो है ये हमारे पास आगे सुपर हीटर में हमारे पास चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम पर हम एक्सप्लेन करेंगे टेम्परेचर्स वगैरह बेसिकली क्या है। तो बेसिकली फिर ये क्या है कि ये हमारे पास इस तरह सुपर हीटर से हमारे पास जो है वो अगेन वो फिर टर्बाइन में जाता है, टर्बाइन से दोबारा अगर रीहीट करवाना तो फिर दोबारा इसी तरह के वो रीहीटर भी उसका जो है वो स्टीम जनरेटर का पार्ट होता है। अब जरा ये एक टॉपिक जरा पढ़ लीजिए ना, फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो लेट मी नो। सब क्लियर है? इब्राहिम जरा पिक्चर बना लीजिएगा अटेंडेंस की। कुछ समझ आ रही है वैसे बाय द वे? यस सर। यार ये अप्लाइड सब्जेक्ट है यार, इसके लिए ना पावर प्लांट का विजिट होना चाहिए था, लेकिन बस क्या करें यार, कोविड कोरोना ने जो है ना वो इसकी वजह से सारे प्लान जो है ना वो स्पॉइल हो गए। डेली सर अटेंडेंस वो भी चले यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम।